नमस्कार दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बेफिजूल की बातें हम नहीं करते। ठीक है, तो क्वेश्चन है अ म्यून फॉर्म कॉस्मिक रे इज ट्रैप्ड बाय अ प्रोटॉन टू फॉर्म अ हाइड्रोजन लाइक एटम। वो कह रहे हैं कि ये मेरे पास क्या हो गया, प्रोटॉन, और किसने, प्रोटॉन ने किसको ट्रैप कर लिया, म्यून को ट्रैप कर लिया। समझ में आया? ठीक है, और एक हाइड्रोजन लाइक एटम बना देता है। म्यून इज अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। जो म्यून है उसका जो मास है वो 200 गुना लगभग क्या है, हैवी है इलेक्ट्रॉन से। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन द एनालॉग ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ सच एन एटम विल बी। तो लाइमन सीरीज के केस में हमसे लॉन्गेस्ट लाइन पूछ रहा है, वेवलेंथ। तो देखो हम क्या जानते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 n इज इक्वल टू 1। तो लाइमन सीरीज में कब होता है, जब हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है। कहाँ से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। ठीक है, ये होता है। लेकिन हमसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगी, एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, मिनिमम। तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा तभी तो वेवलेंथ क्या आएगी, लॉन्गेस्ट। क्योंकि ई क्या होता है, एच सी अपॉन में लैम्डा ही तो होता है। तो एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो एनर्जी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी 2 से फर्स्ट में आएगा। तो ये केस है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिड्यूस्ड मास निकाल लेते हैं। तो रिड्यूस्ड मास आप लोग ध्यान से देखना। देखो रिड्यूस्ड मास को इससे लिखेंगे, क्योंकि देखो हम यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही कम, वो लाइटर होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो उस केस में हम न्यूक्लियस को हैवी मानते हैं ना, तो वो केस हम यहाँ कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर हम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो म्यू मेरे पास क्या आएगा, ये एक्चुअली में रिड्यूस्ड मास है, म्यून नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया ये चीज़। तो प्रोटॉन क्या होता है, लगभग 1836 गुना हैवी होता है, और ये हमें गिवन इलेक्ट्रॉन से हैवी होता है ना, ये हमें दे रखा है। तो ये हमारे पास आ गया सीधा, ये हमने मास ऑफ प्रोटॉन भी लिखा, मास ऑफ म्यून भी लिखा। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं हम, सीधा सिंपली सोल्व कर लेते हैं, जो हमारे पास ये आया है। तो देखो एम ई स्क्वायर हो जाएगा, एम ई है, एम ई यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करके सीधी सी बात है, दिख रहा है क्या आएगा, ये हो गया। ठीक है, कोई डाउट है? तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिड्यूस्ड मास आ गया। ये से कट जाएगा, खाली एक एम ई, तो ये हमारे पास आएगा। ठीक है ना। 136 से जब हम इसको काटेंगे तो लगभग 1.1 के आसपास हमारे पास आएगा, और 1.11 से इसको काटेंगे तो ये लगभग हमारे पास 180 आएगा। ठीक है, रिड्यूस्ड मास। समझ में आया? कैलकुलेशन कर लेना यदि कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी डाउट हो। कोई डाउट है? अब देखो रिड्यूस्ड मास आ गया हमारे पास। ठीक है, हमसे एक्चुअली में पूछ क्या रहा है, वो हमसे देखो पूछ ये रहा है, हमसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ही तो पूछ रहा है। तो वेवलेंथ क्या होती है, 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 स्क्वायर। हमसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का केस पूछ रहा है। तो म्यून म्यून के केस में देखो आर, ये डैश ले लेता हूँ मैं, और ये म्यून का केस में आर डैश हो गया, Z1 हो गया। लॉन्गेस्ट में क्या होगा, 1 में आएगा, कहाँ से, 2 से आएगा। तो ये 1 अपॉन में लैम्डा डैश इज इक्वल टू रिडरबर्ग कांस्टेंट ऑफ म्यून एटम, और ये हमारे पास सोल्व करके 3 बटे में कितना आ गया, 4 है ना, 4 माइनस 1 3, ये आ गया। समझ में आई बात इतनी? तो एक्चुअली मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो देखो वेवलेंथ जो हमें निकालनी है, जो हमसे पूछ रहा है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 अपॉन में 3 आर डैश रिडरबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो ध्यान से देखना मेरी एक बात, देखो जब रिड्यूस्ड मास 180 क्या है, टाइम्स है एम ई के, तो जो मेरा रिडरबर्ग कांस्टेंट होगा ना, वो भी 180 टाइम्स होगा किसके, रिडरबर्ग ऑफ ऑफ हैवी एटम है वो, सॉरी, व्हेन वी टेक प्रोटॉन एज हैवी। देखो मैं इसको निकाल के दिखाई देता हूँ आपको। देखो रिडरबर्ग कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, ये होता है जब हम सिंपली हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं,
ये होता है हमारे पास 8h³ E0² C। ठीक है, समझ में आया। अब हम यहाँ म्यून का कर लें तो हम यहाँ क्या सिंपली लिखेंगे, रिड्यूस्ड मास लिखेंगे। तो हमारे पास ये आ गया। अब देख सकते हो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना मास के, तो आप इन दोनों से भी यहाँ पे देख सकते हो। इन दोनों का यदि मैं क्या ले लूँ, रेशियो ले लूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, यही तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब देखो ये आर इन्फिनिटी तो है, इनफाइनाइट के केस में तो हम ये चीज़ लिखते हैं, कोई डाउट है? अब आर इन्फिनिटी अपॉन में आर डैश। अब देखो यहाँ से आप देख सकते हो, वही तो मैं कह रहा था आप लोगों को, म्यू क्या 180 टाइम्स है एम ई। तो आप इससे ना सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो मेरे पास आर म्यून का होगा वो 180 टाइम्स होगा आर इन्फिनिटी के। ये डायरेक्ट याद रख सकते हो आप इस चीज़ से। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, आर इन्फिनिटी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम की। ये म्यू आर डैश यहाँ लिखा है मैंने, यहाँ म्यू लिख दिया, तो उसे मत सोचना क्या है। तो वेवलेंथ के टर्म्स में हम लिखेंगे, तो आर डैश को मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 180 टाइम्स आर इन्फिनिटी, है ना। तो 4/3 180। आर इन्फिनिटी कितना होता है हम जानते हैं, 1.09 × 10⁻⁷। कोई डाउट है? ठीक है ना, मीटर इनवर्स। अब देखो जब आप इस चीज़ को सोल्व करोगे तो हमारे, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, हमारे पास आएगा 6.67 एंगस्ट्रोम। यही वेवलेंथ हमसे पूछ रहा है। मेन कंसेप्ट मेरा आपको क्या है समझाना, मेरा मेन मकसद आपको है समझाना कंसेप्ट। ठीक है ना, तो कंसेप्ट पर आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन को यदि समझ में नहीं आया है तो दोबारा से देखो, आ जाएगा। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।